अगर आपसे आज से 1 महीने पहले की इसी तारीख पे पूछा जाए कि आपने दोपहर के वक्त क्या खाना खाया, तो यकीनी तौर पे आपके लिए ये बात बताना काफ़ी मुश्किल है। सिमिलरली अगर आपको एक ऐसे सेंटेंस दिया जाए जिसके अंदर 1000, 500 या फिर 100 से ज़्यादा करैक्टर मौजूद हों और उस सेंटेंस के अंदर 2 जेंडर की बात की जा रही हो मैशअप के साथ, तो यकीनी तौर पे लास्ट तक आपको उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते वक्त काफ़ी परेशानी होगी कि वहाँ पर हिम लिखा जाएगा या फिर हर। ऐसे सिनेरियो पर आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ड की क्वांटिटी कम हो और इसी तरह बैकवर्ड जाने के लिए, जिस तरह से मैंने महीने की बात की, और अगर आपसे यही सवाल को थोड़ा सा कन्वर्ट करके पूछा जाए या फॉर्म चेंज करके पूछा जाए कि आपने 1 दिन पहले या साबका कल दोपहर के वक्त क्या खाना खाया, तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो मैं हूं फहद हुसैन, आप फहद हुसैन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और इस सेशन पर हम डिस्कस करना जा रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क के बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है और इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में जिक्र किया कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बेस पर हम आने वाले नेक्स्ट सिनेरियो को बड़े आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक शॉर्ट सेंटेंस दी जाए जिसके अंदर 4 से 5 कैरेक्टर के वर्ड मौजूद है, तो अगर वो सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है तो यकीनी तौर पे आप आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव केस उसका हिम लिख सकते हैं। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो हमारा ब्रेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग सेक्शन पे ही इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल या डीप लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर जो मिमिक है हमारा, वो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करना है या उसके बेस पर अपनी मशीन को ट्रेन करना है। तो इस वक्त हमारे पास एक बायोलॉजिकल ब्रेन इमेज है और उसके डिफरेंट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ऑल्दो हम इसके डेप्थ पर बिल्कुल नहीं जाने वाले क्योंकि ये हमारे फील्ड की चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम अपने डीप लर्निंग से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब हमारे पास एक ब्रेन का पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी फीड करवाते हैं। यानी ये वो पार्ट है जिसमें कुदरती तौर पे हमें कुदरत ने ये सलाहियत दी है कि जो एरिया लॉन्ग टर्म बेस पर हमारे मेमोरी को यूटिलाइज करता है या मुहैया करता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत देर तक याद कर सकते हैं, वो हमारा टेम्पोरल लोब करता है। तो मैं इसे अपने वर्किंग के रिस्पेक्ट से कह सकता हूं कि जो ANN वर्क था, विच मीन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो टेम्पोरल लोब के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क देखा जहां पर हमने इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन के रिस्पेक्ट से वर्किंग देखी। तो ये काम हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीपिटल लोब, जो कि ये पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है। और एट लास्ट अगर मैं बात करूं जो कि हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जिसको हमने कहा कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को हैंडल कर रहा होता है, वो है हमारा फ्रंटल लोब, जो कि इस पार्ट पर बेस करता है। तो यकीनी तौर पर अगर आप फर्स्ट टाइम इस बात को सुनते हैं या समझते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो आप यकीनी तौर पे ये समझते हैं कि ऐसी मेमोरी जो बहुत कम वक्त के लिए दरकार हो, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे सिनेरियो पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक खास नौयत तक तो रहती है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से हमें ये बात समझ में आएगी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरह से बेनिफिशियल है, यूजफुल है, और इसके बेस पर हम किस तरह से अपने मॉडल को बेहतर से बेहतर ट्रेन कर पाते हैं। अब हम डेफिनेशन समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से डिफर करती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से। तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज अ जनरलाइजेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क दैट हैज एन इंटरनल मेमोरी RNN, which mean recurrent neural network is in nature as it performs the same function for every input of data, while the output of the current input depend on the past of one computation. सबसे पहली एग्जांपल ANN के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू द RNN ये है कि ANN का जो हमारा आउटपुट होता है वो एक दूसरे पर बेस नहीं करता, यानी कोई रिलेशन नहीं है कि जब आपने ANN या फिर CNN के जरिए से अपने मशीन को ट्रेन किया और आपका आउटकम जो है कैट या फिर डॉग के फॉर्म पर आता है, तो ये दोनों एक दूसरे पर बेस नहीं करते। लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ये कहता है कि जब भी आपके पास आउटपुट बेस करके किसी भी फॉर्म पर आएगा तो वो अपने पहले वाले आउटपुट पे क्या होगा, बेस करेगा। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, ये बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। आफ्टर प्रोसीडिंग द आउटपुट इट्स कॉपीड एंड सेंड बैक इनटू द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही एक चीज प्रोडक्शन होगी वो दोबारा से रीबैक होकर किस में आ जाएगा, इन टर्म ऑफ फॉर्म पर इनपुट पर आ जाएगा, यानी वो एक आउटपुट दूसरे वाले आउटपुट पर बेस करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन, it considers the current input and the output that is learned from the previous input. Unlike feed forward,
न्यूरल नेटवर्क RNN कैन यूज देयर इंटरनल स्टेट मेमोरी टू प्रोसेस सीक्वेंसेस ऑफ इनपुट। जो इंटरनल मेमोरी है उसको वो आगे प्रोसेस एज अ इनपुट इस्तेमाल करता है। This makes them applicable to tasks such as unsegmented connected handwriting recognition or speech recognition. In other neural network, all the input are independent of each other, but in RNN, all the inputs are related to each other. जैसे एग्जाम्पल में बताया गया, अभी हम आगे जाएंगे तो इन एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि हैंड राइटिंग डिजिट्स के अंदर इनको किस तरह से किया जाता है, इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर किस तरह से हम RNN को इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर हम ये देख पाएंगे कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म ये मेमोरी जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकती है इन तमाम सिनेरियो पे। अब हम इसके आर्किटेक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर मैं CNN या RNN के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास 3 बेसिक नोड्स होते हैं, जो कि हमारा इनपुट है, हिडन है और फिर आउटपुट है। तो अगर मैं इसी न्यूरल नेटवर्क की बात करूं जो CNN के फॉर्म पर यहां पर मौजूद है, तो इस पे हमारे पास ये पार्ट जो है वो इनपुट का है और ये ओवरऑल जो है हमारा हिडन है, और इसके अलावा ये आउटपुट है। तो RNN क्या करता है, RNN इन तमाम इनपुट लेयर्स को स्क्वैश करता है, ठीक है, मर्ज करता है, और मर्ज करने के बाद इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है एक नोड पर। इसी तरह से ये जो हमारा हिडन लेयर था, ये तमाम मर्ज हुए एक में कन्वर्ट हो गए, और इसी तरह जो भी हमारा आउटपुट है, ऑल्दो वो बाइनरी हो या फिर कैटेगोरिकल हो, वो यहां पर मर्ज होकर आ गया। विच मीन इस जगह पर डिफरेंट इनपुट हिडन लेयर हैं, इसी तरह यहां पर डिफरेंट हिडन लेयर्स हैं, और इसी तरह इस बेस पर भी हमारे पास आउटपुट हिडन डिफरेंट मौजूद है। अगर मैं इसी लेयर्स को, जो कि इस वक्त RNN के फॉर्म पर आ गया, तो ये जो स्टैंडर्ड इसकी विजुअलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से है, दिस वन आउटपुट, दिस वन हिडन एंड दिस वन इज इनपुट। तो क्योंकि ये डायरेक्टेड है, इसी वजह से ये डायरेक्शन इस तरह से आएगी, और ये जो एरिया है जो कि हिडन का है वो इस फॉर्म पर प्लॉट होकर आता है, जो कि इस बात को शो करता है टेम्पोरल लूप को, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इनपुट लेयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, लूपिंग के फॉर्म पे कनेक्टेड है। अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो इस वक्त ये जो लेयर है जो कि हमारे एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मल्टीपल नोड को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो हिडन लेयर है वो मल्टीपल लेयर को किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे देखा ये तमाम चीजें क्या हो चुकी हैं, मर्ज होकर एक जगह हो चुकी हैं। इसी तरह जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट नीड। अगर मैं इस पूरे लेयर को अनफोल्ड करूं जो कि यहां पर मौजूद है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑल्दो आई एम यूजिंग माउस, तो ये डिफरेंट इस तरह से लेयर्स बनेंगे एंड सो ऑन, ये चलते चलते एट लास्ट इस तरह से होगा। ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल्दो अभी परेशान नहीं होना, टाइम सीरीज से क्या मुराद है, ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। और ये तमाम जो लेयर्स होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस एंड एज लाइक दिस, और बाकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि RNN किस तरह से फोल्ड फॉर्म पर आता है और अनफोल्ड होने के बाद उसकी वर्किंग इंटरनली किस तरह से चलती है। ऑल्दो जो मैंने अनफोल्ड किया है इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि एक सिंगल न्यूरॉन्स है, अभी भी यहाँ पर कुछ मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके उस स्ट्रक्चर पर कि आप कितने इनपुट लेयर्स और कितने हिडन लेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेस पर ये अनफोल्ड होकर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है वो बिल्कुल यही है कि यहाँ पर ये एक को नहीं बल्कि मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक टाइम बेस पर आगे फ्लो होगा। यही वजह है कि RNN को हम टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, नेक्स्ट वीडियो में पहले टाइम सीरीज के हवाले से बताऊंगा और फिर इंटरनली इसके हवाले से हम इसके इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से विजुलाइज करके दिखाता हूं, जो कि मैंने अनफोल्ड करके आपको दिखाया है। तो अनफोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ द इमेज, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि WX एक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और WY एक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर फोल्डिंग एरिया पर लूपिंग था उसको हमने अनफोल्ड करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। T यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट T आने वाली है वो +1 के साथ है, और जो प्रीवियस T थी वो T-1 के साथ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे देखा था कि RNN का हर एक लेयर एक दूसरे पर डिपेंडेड है। यही वजह है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक लेयर्स का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो दूसरे से जाकर क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। यही वजह है कि जो नेक्स्ट रिलेटेड वर्ड प्रेडिक्शन है वो बड़े आसानी के साथ जल्दी आ सकती है। होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि RNN किस तरह से वर्किंग कर रहा है और शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या मुराद है। कोई भी सवाल है कमेंट सेशन में जरूर पूछो, कोशिश करूंगा आपको ऑन टाइम जवाब दे सकूं। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, और वो है RNN के रिलेशनशिप्स। जब हम RNN को यूज करते हैं तो डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ कुछ भी चीजें प्लॉट हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इमेज, कंटेंट बेस, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है,
और उस इमेज को हमने RNN विथ रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रेन की। तो ट्रेन करने के बाद वन टू मैनी एक रिलेशनशिप बनता है, यानी हमारे पास एक इमेज है और उस एक इमेज से डिफरेंट रिलेशनशिप्स वजूद में आते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप इस इमेज पे देखो, इस इमेज पे दिखाया जा रहा है कि जब एक डॉग की इमेज दिखाई गई जो कि जंप कर रहा है एक रॉड से, तो उसने RNN ने किस तरह से प्रेडिक्ट किया उसके कलर से, रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट, और उसके बाद जंप ओवर द बार उसने प्रेडिक्ट करके बताया। ये एक रिलेशनशिप को RNN में जाहिर करता है जो कि वन टू मैनी है। इसी तरह ये रिलेशन मैनी टू वन भी हो सकता है। मैनी टू वन कैसे हो सकता है कि हमें कोई कमेंट्स दिया जाए और उस कमेंट से हम सजेस्ट करके ये बताएं कि ये कमेंट जो है वो पॉजिटिव मैनर में या फिर नेगेटिव मैनर पे, जो कि रेस्टोरेंट या मल्टीपल जगह पर भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरह से मैनी टू मैनी का रिलेशन जो है, आई एम नॉट श्योर कि गूगल इस वक्त गूगल ट्रांसलेशन के अंदर RNN को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और इसे हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि किस तरह से गूगल ट्रांसलेशन मल्टीपल वर्ड के बिहाफ पर मल्टीपल चीजों को हैंडल करके चेंज करता है शॉर्ट टर्म पर। और उसके बाद एट लास्ट जो है मैनी टू मैनी एक और एग्जाम्पल है जो मूवीज की है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल मूवीज हैं और मल्टीपल मूवीज के मल्टीपल्स जो फ्रेम्स हैं उस पर कमेंट असाइन हो कि इस फ्रेम पर क्या चेंजेस आ रही हैं, इस फ्रेम पर क्या चेंजेस आ रही हैं, सो ऑन। इस तरह से चेंजेस को हम कंसिडर करेंगे। ओके नाउ, तो अब मैं आपको गूगल ट्रांसलेशन की साइट पर लेके जाता हूं जहां से हम ये चेक करेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशन किस तरह से RNN को रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से यूटिलाइज करके ट्रांसलेट करके हमें दे रहा होता है। लिहाजा इसके लिए मैं गूगल ट्रांसलेट पर चलता हूं और उसके बाद हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि RNN यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अली इज अ मैन हु लाइक्स टू लिव इन लंदन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा उसने उर्दू में ट्रांसलेशन की, अली एक ऐसा आदमी है जो लंदन में रहना पसंद करता है। लिहाजा अब मैं चेंजेस कर रहा हूं इसके सबसे पहले सब्जेक्ट पर। तो मैंने अली को चेंज किया रानी में और अब मैंने यहां पर मैन की जगह वुमेन लिख दिया। देखो जैसे ही मैंने वुमेन लिखा तो अब सेंटेंस में चेंजिंग स्टार्टिंग वर्ड पर प्रिडिक्शन हुई नेक्स्ट तक। रानी एक ऐसी खातून है जो लंदन में रहना पसंद करता नहीं है बल्कि क्या हो गया, करती है। यानी जेंडर के रिस्पेक्ट से लास्ट वर्ड के अंदर जहां पर करता था वो करती में चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह से जो चेंजेस आई वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी पर बेस करती हैं और शॉर्ट टर्म पे हमने देखा कि किस तरह से एक लाइट सेंटेंस के अंदर जब हमने लिटिल बिट चेंजेस की तो सेंटेंस के वेरिएशन से, यानी सब्जेक्ट से या मेन मैन को वुमेन में कन्वर्ट करने की वजह से हमारे सेंटेंस में किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। यही वजह है कि टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर जब हम डीप लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट एनालिसिस, वहां पर भी हम RNN का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी फेमस प्रोडक्शन रूल में शुमार होती है। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी और डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए भी इस चेंजेस को देख सकते हैं। होपफुली आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर मेरे वीडियो को या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के हवाले से पता चले। नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे तो वहां पर हम तफसीलन बात करेंगे कि RNN का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वैनिशिंग ग्रेडियंट से क्या मुराद है, वो कॉन्सेप्ट किस तरह से ऐड किए जाते हैं या फिर उनको कंसिडर कैसे किया जाता है। थैंक यू।